इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है वोटर्स लिस्ट। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ जो हैं वो क्या हो गई, डिसाइड हो गई। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज़, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब अगला हमारा जो स्टेप है वो है ये डिसाइड करना कि कौन वोट कर सकता है और कौन वोट नहीं कर सकता, यानी कि जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनको फिल्टर करना। अब ये जो डिसीज़न है ये किसी द्वारा नहीं लिया जाता है और ये डिसीज़न जो है ये बहुत ज़्यादा लेंथी भी है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जब भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो है कंडक्ट किए जाते हैं, एक ऐसी लिस्ट बनाई जाती है जिसमें एलिजिबल वोटर्स के नेम होते हैं। तो ये जो लिस्ट है जिसमें वो नेम होते हैं कि कौन जो है एलिजिबल है वोट करने के लिए, ये जो लिस्ट है ये बहुत पहले जो है प्रिपेयर कर दी जाती है और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। इस लिस्ट को ऑफिशियली क्या कहा जाता है, इलेक्टोरल रोल। कौन सी लिस्ट को, जिसमें एलिजिबल वोटर्स के नेम होते हैं, एक एरिया के पर्टिकुलर एलिजिबल वोटर्स के, उसे क्या कहा जाता है, इलेक्टोरल रोल। और कॉमनली इसे वोटर्स लिस्ट भी कहा जाता है। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है कि इसको इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस क्यों दिया जाता है, मतलब लिस्ट जो है वो इतने महीने पहले बननी शुरू हो जाती है और उसे सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है क्रॉस चेकिंग के लिए, ये सब इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये रिलेट करता है हमारी वेरी फर्स्ट कंडीशन ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन से। क्या कि सभी के पास जो है एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने की, 1 वोट 1 वैल्यू। अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे कैसे ये जो प्रोसेस है ये एग्जीक्यूट होता है। अब ऐसा हमने पढ़ा है कि सबके पास जो क्या है, एक वोट और एक पावर होनी चाहिए, सबकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं किया होना चाहिए जिसको जो है वोटिंग राइट ना दी जाए, और अगर ऐसा किया भी जा रहा है तो रीज़न क्या है। तो डिफरेंट जो सिटीज़न हैं वो एक दूसरे से डिफ़र करते हैं बहुत तरीक़ों में। कैसे, अब बात कर रहे हैं जब इंडिया जैसी कंट्री की, तो यहाँ पर बहुत सारे डिफ्रेंसीशन है। कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई अच्छा पढ़ा लिखा है, कोई इलिटरेट है, कोई काइंड है, कोई क्रूअल है, लेकिन इन सब में कॉमन बात क्या है, इन सब में कॉमन बात है दैट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बींग्स विद देयर ओन नीड्स एंड व्यूज़। हर किसी का अपना एक व्यू पॉइंट है, हर किसी की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, एक नीड है। इसीलिए उन सबको क्या मिलना चाहिए, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एक इक्वल वॉइस रेस करने की एक ताकत मिलनी चाहिए। किसमें, डिसीज़न मेकिंग में। तो इसलिए क्या किया गया है, ये वोटिंग का जो सिस्टम है डेमोक्रेसी में शुरू किया गया है। अब हमारी कंट्री में जो हैं, हम बात कर रहे हैं जो वोटर्स हैं उनकी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ऑल द सिटीजन एज्ड 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन अ इलेक्शन। 18 साल या 18 साल से अबव एज के जो लोग हैं वो इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। सबके पास ये राइट है, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, किसी भी रिलीजन या किसी भी जेंडर का हो, यानी कि कास्ट, जेंडर और रिलीजन जो है वो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई लिमिटेशन या बाउंड्रीज नहीं बना रही हैं। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन जो है हमारी वोटर लिस्ट में वो है कि कुछ ऐसे लोग जो कि क्रिमिनल्स हैं या फिर ऐसे पर्सन्स जो अनसाउंड माइंड के हैं, उनसे जो ये राइट है उनको नहीं दिया जाता है। एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए उनकी जो वोटिंग राइट्स को है डिनाई किया जाता है, पर ये भी सिर्फ रेयर सिचुएशन में होता है, ऐसा कॉमन नहीं है। अब गवर्नमेंट जो है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सभी एलिजिबल वोटर्स के जो हैं नेम जो हैं उस वोटर लिस्ट में इंक्लूड करने के, यानी कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी लोग एलिजिबल वोटर हैं उनकी एक लिस्ट बनाना जो है वो किसकी जिम्मेवारी होती है, गवर्नमेंट की। अब क्या होगा, ऐसा तो नहीं कि 18 साल की जो एज है वो फिक्स रहेगी, एज बढ़ती भी है और एज कम भी होती रहती है। तो ऐसे लोग जो 18 ईयर्स ऑफ एज को अटेन कर रहे हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं उनके नेम को क्या करना पड़ता है, उस वोटर लिस्ट में ऐड करना पड़ता है। और ऐसे लोग जो आउट ऑफ इंडिया चले गए हैं या फिर जिनकी डेथ हो चुकी है, इनके नेम्स को क्या करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है वोटिंग लिस्ट से। तो ये जो रिवीजन है, ये जो अल्टरेशन है, ये जो चेंजेस है वोटिंग लिस्ट में, ये क्या होते हैं, ये होते रहते हैं। कब, हर 5 साल बाद जब इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं तब इस वोटर लिस्ट को भी क्या किया जाता है, रिवाइज किया जाता है, ताकि ये अप टू डेट रहे और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रू और
फेयर हो। अब पिछले कुछ सालों से क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने एक सिस्टम शुरू कर दिया है, एपिक, फुल फॉर्म है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। अब ये जो है गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि ऐसा एक कार्ड बनाया जाए और हर उस पर्सन को दिया जाए जो कि उस वोटर लिस्ट में इंक्लूडेड है। अब वोटर को क्या करना होगा, जब भी अपना वोट कास्ट करना होगा वो क्या करे, वो अपने उस वोटिंग कार्ड को अपने साथ लेके आए। लेकिन ऐसा जो है अभी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। वैसे इसका बेनिफिट ये है कि ये जो कार्ड है इसका बेनिफिट ये हो गया है कि फ्रॉड जो है वो डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि वो जो पर्सन है जो भी कार्ड लेके आएगा वो सिर्फ खुद के लिए जो है वोट करेगा। तो इसमें क्या हुआ, जो फेक एंट्रीज़ होती थी किसी और के वोट की वो होनी बंद हो गई। बट ये कार्ड जो है अभी ये प्रॉपरली कंपल्सरी नहीं बनाया गया है। अभी भी जो है क्या किया जाता है, वोटिंग के लिए वोटर्स को रिलैक्सेशन दी जाती है कि चलिए आप अपना कोई भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो है शो कर दीजिए, जैसे राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, अब आधार कार्ड जो है वो चल पड़े हैं। तो ये हमने बात की है वोटर्स लिस्ट और वोटिंग कैंडिडेट्स की। अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। हमने यहाँ पर बात की थी डेमोक्रेटिक इलेक्शन की। लोगों के पास क्या होता है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन में एक रियल चॉइस होती है, लेकिन ये रियल चॉइस कब होगी, जब किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी लोगों के ऊपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। अभी तक हमने बात की थी सिर्फ वोटिंग की, कि जो लोग जो हैं वोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे थे कॉमन जनता की, आम जनता की। अब हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कि इलेक्शन लड़ते हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव के लिए खुद का नेम जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए देते हैं। अब जब किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी ऑन कॉन्टेस्टिंग एन इलेक्शन, तब क्या किया जाएगा, लोगों को हक दिया जाएगा एक प्रॉपरली फेयर इलेक्शंस का। और ऐसा ही है हमारी कंट्री में जो है, यही हमारा सिस्टम प्रोवाइड करता है कि अगर कोई ऐसा इंसान जो कि वोटर है वो एक कैंडिडेट भी बन सकता है और इलेक्शन लड़ सकता है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, एज का डिफरेंस है। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता है, रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है, तो उसकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, 25 ईयर्स। जबकि अगर वो वोट करना चाहता है तो उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स। तो ये एक जो है डिफ्रेंसिएशन है यहाँ पर। इसके अलावा कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ लोगों पर रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि क्रिमिनल्स, जिनका क्रिमिनल्स बैकग्राउंड है या जो लोग ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हैं, वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो नॉमिनेट करते हैं अपने कैंडिडेट्स को। उन कैंडिडेट्स को जो है क्या मिलता है, पार्टी का सिंबल मिलता है और सपोर्ट मिलता है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी ने ग्रुप ऑफ पर्सन को इकट्ठा करके अपनी पार्टी बना ली। अब उसमें से उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके वो क्या करेंगे, जिसको वो एज अ फेस ऑफ द पार्टी दिखाएंगे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। पार्टी का जो नॉमिनेशन होता है, यानी कि जिस पर्सन को वो नॉमिनेट करते हैं उसे क्या मिलती है, एक टिकट मिलती है, पार्टी टिकट जो है उसे मिलती है। ऐसा कोई भी इंसान जो अपना नाम देना चाहता है इलेक्शन लड़ने के लिए, उसे एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है और कुछ मनी जो है डिपॉजिट करवानी पड़ती है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। दोबारा सुन लीजिए, जो भी पर्सन इलेक्शन लड़ना चाहता है, कॉन्टेस्ट करना चाहता है, उसे एक नॉमिनेशन फॉर्म देना पड़ता है, भरना पड़ता है और कुछ मनी देनी पड़ती है, कुछ पैसा देना पड़ता है एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। अभी रिसेंटली एक नया सिस्टम जो है बनाया गया है, एक डिक्लेरेशन जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब हर कैंडिडेट जो कि इलेक्शन लड़ना चाहता है उसे क्या करना होगा, कुछ लीगल डिक्लेरेशन, कुछ कानूनी कार्रवाई जो है उसको पूरी करनी होगी, जिसके तहत उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ऐसे क्रिमिनल केसेस की जो कि उन पर चल रहे हैं या फिर जो भी पेंडिंग है। नीड नॉट कि नेसेसरी है कि हर पर्सन के ऊपर एक क्रिमिनल केस होगा, लेकिन उन्हें बाकायदा जो है अपना पुलिस बैकग्राउंड रिपोर्ट जो है देना पड़ेगा, ताकि उसमें ये चेक हो पाए कि इस पर्सन के ऊपर कोई सीरियस क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा या कोई पेंडिंग केस तो नहीं है। इसके बाद सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो है डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज हर फैमिली। यहाँ पर जो है उस कैंडिडेट को क्या करना पड़ता है, अपनी
मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी वेल्थ का हिसाब किताब देना पड़ता है, और सिर्फ खुद का ही नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली, ब्लड रिलेशन और आप स्पाउस कह लीजिए, जो भी उनके परिवार के लोग हैं उनका सारा मॉनेटरी डाटा जो है, वेल्थ डाटा जो है, उन्हें जमा करवाना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को। थर्ड इज़ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ द कैंडिडेट। क्या उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में उन्हें डिटेल पढ़नी पड़ती है। और इस सारी इन्फॉर्मेशन को जो है क्या किया जाता है, पब्लिक से मेरा मतलब क्या है कि सबको बताया जाता है, ताकि लोगों को क्या हो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले जिससे वो अपने वोटिंग को लेकर क्लियर हो जाए कि ठीक है जी, इस पर्सन का ये बैकग्राउंड है, ये पर्सन जो है ऐसा ऐसा है, तो हमें इसके ऊपर ट्रस्ट करना है या नहीं करना, क्या इसके जो डिसीज़न हैं वो हमारे लिए अच्छे होंगे। तो ये सारी जो उनकी डिसीज़न पॉलिसी है वोटर्स की, इसे इस सारी इन्फॉर्मेशन के द्वारा कंक्लूड किया जा सकता है, जिससे कि क्या होगा, वोटर्स को डिसीज़न मेकिंग में जो है ईजी होगा। और वो किसके बेस पे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स। एज सच वैसे कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है कैंडिडेट्स के लिए वो फिक्स नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि इतनी इम्पॉर्टेंट पोजीशन बनाने के लिए, होल्ड करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नीडेड क्यों नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो हर जॉब के लिए ज़रूरी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इंडियन क्रिकेट टीम में किसी का सिलेक्शन हो रहा है तो वो सिलेक्शन किसके बेस पे होगा, MBA, BCom, डॉक्टरेट की डिग्री पे नहीं, बल्कि वो क्रिकेट कैसे खेलते हैं इसके बेस पे वो डिसीज़न लिया जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें एक अच्छे MLA या MP की, ऐसा नहीं है कि उनकी डिग्रीज जो है उन्हें रिप्रेजेंट करेंगी, बल्कि उनकी जो समझ है, उनकी जो एबिलिटी है लोगों की कंसर्न, प्रॉब्लम समझने की, लोगों की मुश्किल को समझने की, हमारी इकोनॉमी को कैसा सिस्टम चाहिए वो समझने की, और कैसे वो लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देकर एक्सपीरियंस को और उनकी एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। और ऐसा नहीं है, अगर एजुकेशन ज़रूरी भी होती तो ये जो है लोगों के ऊपर ही डिसाइड होता कि वो एजुकेशन को कितनी जो है वैल्यू देते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो यही देखा जाएगा कि हाँ जी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन किसका है। फिर अगर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होगा तो चाहे वो पर्सन PhD हो, अपोजिशन पार्टी का पर्सन, उसको भी क्या किया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। अब हमारी कंट्री में जो है एजुकेशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, रेशियो इतना हाई नहीं है। तो अगर हम कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिक्स कर देते हैं, इसका मतलब है कि हम 90% ऑफ द सिटीजन्स को क्या कर रहे हैं, इनएलिजिबल कैटेगरी में डाल रहे हैं, और वो जो इलेक्शन है कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। बाकी के टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।